बेस्ट तरीका क्या होगा? तो आप दिमाग लगाएंगे कि यार पढ़ाने का बेस्ट तरीका वही होता है जिसमें बच्चे को समझ में आए। तो बच्चे को समझ में कब आएगा? आओ देखते हैं एक एक ऑप्शन। करें अनुवांशिकता भैया, माता पिता ने जन्म दे दिया, कुछ विशेषताएं आपके अंदर माता पिता की आ जाएगी, बात सही है, लेकिन सीखने की शैली की बात हो रही है। ठीक है, अभी रुक जाओ। सामाजिक परिवेश बिल्कुल ठीक है, शिक्षण विधि वो भी ठीक है, विद्यार्थी की व्यक्तिगत विशेषता एकदम सही है। सर जी, जब तक हमको यही नहीं पता है कि बच्चे को पसंद क्या है, हम ऐसा क्या तरीका अपनाएं जो बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, जो उनके दिमागी स्तर को मैच करे। यानी अगर मुझे, आपको बाल मनोविज्ञान क्यों सिखाया जाता है, क्यों एग्जाम लिया जाता है? कि आप शिक्षण कला को सीख सको, कि बच्चे के दिमागी स्तर को जाकर वहां पढ़ सको, उनको क्या जरूरत है। हर बच्चा एक्सप्रेसिव नहीं होता, हर बच्चा बोलकर नहीं बताता। तो जाहिर सी बात है, विद्यार्थी की व्यक्तिगत विशेषता का, क्वालिटी का ज्ञान अगर आपको आज यहां हो जा रहा है, तो कल आप पीआरटी या जूनियर में जहां भी टीचर बनोगे, अच्छे से पढ़ा पाओगे। तो दोस्तों विकल्प नंबर डी यहां पे सर्वश्रेष्ठ है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देती है? सक्रिय अधिगम को बढ़ावा, दिमाग लगाओ कि वो कौन सा काम होगा जिस काम को अगर मैं कराऊंगा तो बच्चा उसमें खुद शामिल होगा। इतना देखो बस, व्याख्या दूंगा तो बच्चा कैसे शामिल होगा? व्याख्या तो मैं दे रहा हूं ना। अब बच्चा हो सकता है बोर हो जाए, तो ये तो कभी नहीं। किताबों से पढ़ा रहा हूं, तो एनसीएफ कहता है कि ज्ञान को किताबों से दूर रखो, लेकिन गतिविधि अगर करवा दूं जिसमें बच्चा स्वयं शामिल हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर बच्चा स्वयं शामिल हो गया तो अधिगम स्वयं ही वह सक्रिय हो जाएगा। अब गतिविधि वो हो सकता है चर्चा हो, परिचर्चा हो, खेल हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, मानसिक पहेली हो, वो कोई भी गतिविधि हो सकता है। समझ गए दोस्त? तो ऐसे में ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका एकदम सही है। आगे बढ़िए 32, व्यक्तिगत अंतर के कारण किस प्रकार की, एक चीज जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक आपके पेपर में ये 11 बार पूछा गया है, 11 बार पूछा गया है। तो सर कुछ तो फितरत होगी इन क्वेश्चंस की जो 11 बार रिपीट किया गया, क्या क्वालिटी है? व्यक्तिगत अंतर के कारण किस प्रकार की शिक्षण पद्धति अपनानी चाहिए? ये व्यक्तिगत अंतर क्या है? व्यक्तिगत अंतर का मतलब यह होता है कि दुनिया का कोई भी दो बालक एक जैसा कभी नहीं होता। उनके सीखने की, उनके बोलने की, उनकी रुचि, हर चीज अलग होती है, हर काम करने का तरीका अलग होता है। तो मुझे व्यक्तिगत अंतर का कारण पता होना चाहिए जिससे मैं अच्छे ढंग से पढ़ा सकूं। तो क्या करें? समान शिक्षा पद्धति सब पर लागू करनी चाहिए। अगर मैं एक ही तरीके सबको पढ़ाऊंगा, तो मैंने क्या कहा कि दुनिया का हर बच्चा एक जैसा नहीं है सर, यह तरीका गलत है। रटने वाली विधि को प्रयोग करें, गलत है। कई बार रटना नहीं लिखा होगा, वहां लिखा रहेगा दोहराने वाली विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो सर वो भी गलत होता है। ये प्रीमियम वर्ड आपको बता रहा हूं। स्मरण कराने वाली विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो तुम्हें लगेगा यार स्मरण, ओहो ये तो बड़ा अच्छा वर्ड है, स्मरण मतलब याद कराना, तो सर जी वो भी गलत है। ये सारे वर्ड आपको मैंने सब दिया है। आपने एजुकेशन स्टडी पॉइंट का अगर आप प्रीमियम नोट्स अगर आपने बाई किया होगा, तो उसमें ये सारे वर्ड मैंने लिख कर दिए हैं। तो जिनके पास अभी तक नहीं है वो उसको आप जल्द से जल्द बाई कर लीजिएगा, क्योंकि एक सामान्य कीमत में सब कुछ आपको मिल रहा है, तो आप उसको जरूर परचेज कर लें। और इससे क्या होगा कि आप कितने भी कमजोर होंगे, लेकिन सर आपको किसी एच बैच की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से पास कर जाएंगे। मेधावी छात्रों पर ध्यान देना वो भी गलत है। अगर मेधावी छात्र पर ध्यान दे रहे हैं तो जो सामान्य बुद्धि का बालक है उसका अपमान हो जाएगा ना। तो करूं क्या? भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग करना चाहिए जिससे क्लास में रोचकता बना रहे। तो ऐसे में दोस्तों जो आपका आंसर होगा बी वाला परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आइए बेटा। एग्जाम जब नजदीक आएगा शिवानी, तो वो सारे सब्जेक्ट में कवर करा दूंगा, तब तक नोट्स की सहायता से कवर करिए, उसमें सारे दिए गए हैं। हमने जो चीजें आपको प्रोवाइड कर रखा है, आप वहां से चीजों को ग्रैब करिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक प्रभावी शिक्षक में होना चाहिए? अब देखो, प्रभावी शिक्षक तो वही है, प्रभावी शिक्षक वही है जो क्लास रुचिकर बने, जो क्लास बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल हो, जो क्लास बच्चों को समायोजित कर सके।
तो शिक्षक प्रभावी वही होगा। तो आओ ढूंढते हैं कहां पे कोशिशें हैं। पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान। अच्छा, क्या पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान हो जाने से शिक्षक प्रभावी हो जाएगा? अगर एक्सप्लेन के हिसाब पे जाऊं तो भी गलत है, और नियम के हिसाब पे जाऊं तो एनसीएफ तो वैसे ही कहता है कि ज्ञान को किताबों से दूर रखना। एनसीएफ क्या कहता है? ज्ञान को किताबों से दूर रखना। तो वो ऑप्शन तो दोस्तों वैसे ही गलत हो जाएगा, है ना। कठोर अनुशासन। एक बात बताएं भैया, जो प्यार से नहीं सीखेगा ना, आप उसको डंडा मारकर भी नहीं सिखा सकते, तो वो भी नहीं होगा। परीक्षा परिणाम, अभी मैंने बताया था, ऐसा कोई विकल्प जिसमें परिणाम लिखा हो, परीक्षा लिखा हो, ये कभी भी सही नहीं माने जाएंगे। टीचर वही जिसका प्रबंधन कौशल बेहतर हो, टीचर वही जो क्लास को रुचिकर बनाए, टीचर वही जो क्लास को सक्रिय रखे, व्यवहारिक ज्ञान को जीवन पे जोड़कर पढ़ाए, वही विकल्प दोस्तों बेहतर होता है। तो समा खातून, लवली कुमारी, काजल खान, बीना कुमारी और जैद खान, लवली, काजल, सभी लोग कमेंट किया करो दोस्तों। एक चीज, कुछ लोग कमेंट्स ही नहीं करते। कमेंट नहीं करोगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि आपके अंदर खामियां क्या हैं? अगर हमसे कमी छुपाओगे तो चीजें आपके कहां से कंट्रोल में होगा? लिखने पे दो फायदे हैं, एक तो आपकी कमियों का पता चलता है, दूसरा आपको लिखने से याद भी होता है। तीसरा फायदा यह है कि लिखने से दिमाग में न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, और जो न्यूरॉन होता है वो लंबे समय तक चीजों को याद रखने में मदद करता है। स्व अन्वेषण के माध्यम से सीखना किस शिक्षण विधि में प्रमुख रूप से देखा जाता है? कह रहे हैं अगर कोई बच्चा स्वयं से सीखकर, स्वयं से लड़कर, खोज कर सीख रहा है तो इसका लाभ क्या होगा? आप खुद सोचो कि अगर कोई बच्चा स्वयं से लड़ रहा है, गिर रहा है, लड़ रहा है, ढूंढ रहा है और मंजिल के पास जा रहा है, सर जी ऐसा बालक समस्या समाधान करता बनेगा। अब एक बात को समझ, निर्देश आप कभी नहीं दे सकते, यह ऑप्शन निगेटिव हमेशा होता है। व्याख्या, मैंने कितनी बार कहा कि बच्चा बोर हो जाता है, ऐसे कोई ऑप्शंस ठीक नहीं होते हैं, समझ गए ना। तो ये तो दोस्तों आपका गलत हो गया। एक मिनट रुक जाओ, क्या बोल रहा है? वक्त तक याद रखने से सो हमें नहीं, बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिखें, ये बात सही है। अगर आप लिखोगे ना कुछ ऐसे वर्ड, देखिए हर जगह आप, मैं कहता हूं कोई भी आप अगर कोर्स ज्वाइन करोगे, हालांकि तो यूट्यूब पे आप दिन भर भटकते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। 50 जगह पढ़ोगे 50 बातें मिलेंगी। कोशिश करिए, सेल्फ स्टडी करिए। और दूसरी बात होता है कि भाई चीजों को जो इंपॉर्टेंट बातें बोली जाए उनको तुरंत नोट कर लो। जैसे एक वर्ड है परंपरा, इस बार के सीटेट में 3-4 जगह लिख कर आया था, और जो ये बात पता था जिसको, वो 3-4 नंबर अपने आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? जो 81 पर पड़ा था वो 85-86 पहुंचा, जो 88 पे था वो 94-95 गया। तो मेन चीज ये है कि आप उसको लिख लो कहीं पर। आगे मूव ऑन। बच्चों में रचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? ये रचनात्मक सोच क्या है? एक बच्चा जो कागज के नाव बना दे, मिट्टी का बर्तन बना दे, लड़कियां मेजपोश व गुलदस्ता बना लेती हैं, यही रचनात्मकता है, यही क्रिएटिविटी है। यानी अब एक बात बताओ, कोई मेज का पोश हो, मिट्टी का बर्तन हो, जबरदस्ती बना देगा क्या? नहीं बनाएगा ना। जब किसी बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने का मौका मिलेगा, सोचने का मौका मिलेगा, तो जाहिर सी बात है रचनात्मकता बढ़ेगी। तो दोस्तों रचनात्मकता ही स्वतंत्र चिंतन है, रचनात्मकता ही अपसारी चिंतन है, रचनात्मकता ही मौलिक चिंतन है, और रचनात्मकता ही अमूर्त चिंतन है, रचनात्मकता ही कल्पनात्मक चिंतन है, रचनात्मकता ही समस्या समाधान वाला चिंतन है। सब देखिए, लेकिन आप देख रहे हैं इसके मायने थोड़े अलग अलग जा रहे हैं, बस इसी को आपको लिख लेना है। सब देखिए पर इसके अलग अलग शब्द बन रहे हैं, यही पेपर में पलटकर बदल देता है। तो आपको लगता है ये नया क्या पूछ लिया, तो नया कुछ नहीं, पहला ऑप्शन ही आपका सही है। आपको पता है कि स्वतंत्रता ही रचनात्मकता है, पुस्तकीय ज्ञान कोई भाव नहीं, रटना दोहराना गलत है, नंबर के आधार पे नहीं सर, आप बच्चे के व्यवहार को बदलने गए हो, है ना, कि ना कि नंबर के आधार पे जज करोगे। हाँ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आप भी कई बार सीटेट देकर परेशान हो चुके हैं, हमेशा आप 70 पे 90 के बीच में फंस रहे हो, तो हम आपसे एक ही चीज कहते हैं कि भाई एक ही तरह की गलती करोगे। बहुत लोग कहते हैं सर कि जब मैं हिंदी में पढ़कर जाता हूं तो गणित में नंबर कम हो जाता है,
और जब गणित में बहुत पढ़ के जाता हूं तो सर बाल विकास में कम हो जाता है। तो सर कोई सब्जेक्ट आपका कमजोर और अच्छा नहीं होता। एक बहुत सीधी सी बात है, 150 प्रश्न आता है, 90 क्वेश्चंस पूरे पेडागोजी के आते हैं, 60 क्वेश्चन कंटेंट आता है। तो भैया जाहिर सी बात है कि अगर आप पेडागोजी सीख लोगे तो फेल होने की नौबत तो कभी नहीं आएगी। तो इस नोट्स में क्या है कि आपको ये 150 पेज दिया जा रहा है, इसमें तो आपको पेडागोजी सभी विषय की, एक शब्द के कितने अलग अलग मतलब बनते हैं ये सीख जाओगे, हर मनोवैज्ञानिक की तह आप डीपली समझ जाओगे, प्रैक्टिस सीरीज आपको मिल जाती है, इसमें आपको डाउट सीरीज भी मिल जाती है, साथ में ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका मिल जाता है, और खाली टाइम में बैठे हो तो टेस्ट सीरीज भी आप लगा के अपने आप को चेक भी कर पाते हो। कैसे आप इसको बाई करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है 9653050981। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इसको बाई कर सकते हैं। प्राइस दोस्तों इसका ऑल टाइम आपको पड़ता है 699, बट जो बच्चा अभी इस वक्त जो लोग जुड़ जा रहे हैं वो 499 में प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये प्राइस दिन प्रतिदिन, मैंने आपको पहले बोला, पहले आपको ये और कम मिलता था, लेकिन हमने कहा कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। तो जिन्हें लगकर पढ़ना है और हमारे सानिध्य में पढ़ना है तो जाहिर सी बात है आप इसमें देर ज्यादा ना करें। खैर ये आपकी व्यक्तिगत सोच है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा इस पे प्रचार करना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे खुद नहीं ठीक लगता है, नहीं तो लोग कहेंगे सर ये तो प्रचार कर रहे हैं। तो जिन्हें प्रॉब्लम है, बार बार फंस रहे हैं, केवल वही इसको परचेज करेंगे, बाकी जो पहली बार दे रहे हैं कोई इशू नहीं। अगर आपको खुद पर भरोसा है तो कोई इशू नहीं है। आइए, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात करें तो इसको हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। गार्डनर ने कहा, क्या कहा था गार्डनर ने, याद है आपको? दोस्तों गार्डनर ने कहा था बहुत सिंपल सी बात, एक बच्चा जो जन्म लेता है वो 10 तरह की बुद्धियों को जन्म लेकर ही पैदा होता है, लेकिन उनमें से 9 की 9 बुद्धियां सो जाती हैं, केवल एक बुद्धि जागृत हो पाती है। कौन सी वाली बुद्धि जाग पाएगी ये बच्चे के परिवार का वातावरण डिसाइड करेगा। और दूसरा पॉइंट भी याद कर लो कि हार्वर्ड गार्डनर की सबसे बड़ी कमी क्या थी? दोस्तों बहुत तरह की बुद्धि इन्होंने बता दी जिससे इसका मापन नहीं हो सका। आगे बढ़िए, सहपाठी द्वारा शिक्षा का लाभ क्या होता है? कह रहे हैं जो सहपाठी लर्निंग होता है उसका लाभ क्या होता है? एक सेकंड में थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करता हूं, अब ठीक है। कह रहे हैं अगर कोई बच्चा आपस में सहयोग करके, अंतःक्रिया करके, डिस्कशन के माध्यम से सीखता है तो इसका लाभ क्या होगा? कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप लोग बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वीना, पूजा, सुहेल अंसारी, शिवानी और अजय, देव कुमारी पटेल और लवली कुमारी, संजना चौधरी, पम्मी कुमारी, महफूज आलम, संजीव कुमार, संजना, समा और हमारे प्रिय दोस्त। तो भैया देखो, तुम्हें आप खुद सोचो कि यार सहपाठी अधिगम होगा तो सहयोग करने की भावना ही बढ़ेगी ना, इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो ये कभी बाधा तो पहुंचाएगा नहीं, लाभ और हानि का कोई सेंस ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सर्वश्रेष्ठ है। आगे बढ़िए, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समावेशी शिक्षा का मतलब सभी छात्रों को समान अवसर, बिल्कुल ठीक। विशेष आवश्यकता, मैंने क्या कहा? समावेशी क्लास में किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है, तो ये तो गलत है। कमजोर कुछ नहीं, औसत बिल्कुल नहीं, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। ऑप्शन ए ठीक है। आगे बढ़िए, आत्म अवबोधन का विकास मुख्य रूप से किस कारक पर आधारित है? आत्म अवबोधन की बात हो रहा है दोस्तों, सेल्फ कॉन्सेप्ट। एक कहावत है दोस्तों, जिसने खुद को, देखिए हम दूसरों में बहुत कमियां खोज सकते हैं, यार इनके अंदर ये बुराई है, मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है। कभी आपने खुद से पूछा कि आपको, आप में कितनी कमी है? कभी ये सोचा आपने? कभी ये खोजा आपने कि भाई मुझ में क्या कमी? लोगों में तो कमी है ही सर जी, लोगों की बात भूल जाइए, आप में कितनी कमी पहले वो खोज लीजिए। हम में और आप में कितनी कमी वो देखना है, और जिस दिन ये आ गया ना तो जाहिर सी बात है फिर वो सारी चीजें सेटल्ड हो जाती हैं। और ये जो आत्म अवबोधन होता है ये आप सीखते कहां से हो? शिक्षक से सीखते हो, विद्यालय सीखते हो, लेकिन समाज में शिक्षक भी है और विद्यालय भी है, तो ऑप्शन ए चुनोगे। अच्छा आप ये कहोगे कि ऑप्शन ए क्यों सही है? क्योंकि सर ऑप्शन ए में परिवार भी आ जाएगा, समाज भी आ जाएगा, समाज में विद्यालय भी आ जाएगा, शिक्षक भी आ जाएगा। अगला, शिक्षकों को दिव्यांग बच्चों को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? दिव्यांग बच्चों के लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए?
चलो भाई, अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, अपंग है, तो ऐसे में एक टीचर को उनके लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? अब इसका उत्तर आप लोग करिए, है ना? तो फटाफट दोस्तों आप लोग उत्तर करेंगे। उनके लिए विशेष शिक्षण विधि को विकसित करें, उन्हें अन्य छात्रों से अलग कर दें, औसत छात्रों पर ध्यान दें, माता पिता पर निर्भर रहें। पहली बात आपको नीचे दिख रहा होगा, अलग तो आप कर नहीं सकते। औसत छात्रों पर ध्यान देने का मतलब क्या है? माता पिता पर आप निर्भर रह नहीं सकते। सर जी, आपको सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, बीपीएससी क्यों पास करवाया जा रहा है? कि आपका दिमाग बढ़े ना, दिमाग नहीं बढ़ेगा तो तुम क्या मदद करोगे बच्चे का? सही बात है कि नहीं सही बात है? तो ऐसे में उनके लिए विशेष शिक्षण विधि आप विकसित कर पाओ, यह जरूरी है। तो ऑप्शन ए दोस्तों यहां पे आपका सत्य उत्तर है। बढ़िया है। चलो भाई, कौन सा तत्व भावनात्मक बुद्धिमत्ता का घटक नहीं है? बताइए भाई, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का घटक नहीं है। उसमें हंसना भी आता है, रोना भी आता है, मुस्कुराना भी आता है, दूसरों की मदद करना भी आता है। आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण, भावनाओं की समझ, लेकिन स्मरण शक्ति ये दिमाग का विषय है। ये भावनाओं का डायरेक्ट संबंध यहां से नहीं होता। तो ऐसे में ऑप्शन डी को आप यहां पे टैकल कर सकते थे। चलिए, और कोई इशू किसी का? चलो भाई आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मेटा कॉग्निशन का उद्देश्य क्या होता है? एक चीज जान लो, डायरेक्ट ऐसे शब्द आते हैं। मेटा कॉग्निशन का मतलब यह होता है, सिंपल सी बात है, ये कह रहे हैं कि जैसे कोई बात संज्ञान में आती है तो संज्ञानात्मक विकास का उद्देश्य क्या होता है? मैं ये कहता हूं कि एक बात बताओ, जैसे आप मेरी बातों को सुन रहे हो ना, ये बातें माइक्रोफोन के द्वारा आपके कानों तक जा रही हैं। कान तो सुन रहा है ना, पर निर्णय कौन ले रहा है? दिमाग निर्णय ले रहा है। देखो, सुनना किसका काम है? कान का। लेकिन तुम कब तक सुनोगे, उसको लागू करोगे कि नहीं करोगे, ये निर्णय कौन लेगा? दिमाग लेगा। ये मेटा कॉग्निशन, अपने सीखने की प्रक्रिया को समझना और लागू करना। ऑप्शन ए ठीक है। याद करना, दोहराना कोई सेंस ही नहीं है सर, ये हमेशा गलत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक लचीलापन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संज्ञानात्मक जो लचीलापन होता है, इसका अर्थ क्या है? जैसे बहुत सारे लोग हैं, कोई बात उनके संज्ञान में आती है, अचानक वो भड़क उठते हैं, अचानक गुस्सा हो जाते हैं, या बहुत मुस्कुरा देंगे, या बहुत क्रोधित हो जाएंगे। तो लचीलापन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जब कोई बात हमारे संज्ञान में आए तो कहते हैं ना कि बीच का रास्ता है, ना हंसना है ना मुस्कुराना है। मतलब सुख हो या दुख हो, दोनों में हमें समान रूप से रहना है। मतलब समझ पा रहे हो? अपने आप को समायोजित करके रखना है सर जी। तो ऐसे में किसी विषय को गहराई समझना में भी ठीक है, नई परिस्थितियों के अनुसार सोचने की क्षमता हो, बिल्कुल करेक्ट है। और एक ही दृष्टिकोण पे सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तब तो बायस्ड आदमी हो भाई आप। अरे अगर आपका एक ही दृष्टिकोण है तो पक्षपाती इंसान ये हो सकता है, और नंबर के आधार पे हम जज कर नहीं सकते। तो ऐसे में दोस्तों जो आपका उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद करूंगा क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर भी कुछ परेशानी, कोई समस्या तो आप लोग पूछ सकते हो। बाकी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक लाइक ना किया हो, पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी हाँ, जिन्हें भी सीटेट की बेसिक से तैयारी करनी है, तैयारी करने का सेंस मतलब जिन्हें भी सीटेट को पहले प्रयास में क्रिएट करना, डैट मीन्स क्रैक करना है, और ईमानदारी के साथ में, फालतू झूठे वादों की सहायता से नहीं, और वो भी बिल्कुल एकदम सामान्य प्राइस में, बिल्कुल कम से कम कीमत में, जिसमें आप 100% सच में पास कर सकें। तो ये आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है, आप इसको जरूर पढ़ें, और ये आप सबके पास ये होना चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। तो ये दोस्तों नोट्स आपको कैसे मिलेगा? नंबर आपकी स्क्रीन पर मैंने आपको दिखा दिया है, 9653050981। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना या फिर कॉल कर लेना। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको हमने बताया है कि आपको पेमेंट का प्रोसेस 699 आपका प्राइस बनेगा, तो आप डिस्काउंट अभी यूज कर लेंगे, क्योंकि ये जो डिस्काउंट आपका ये भी लिमिटेड वक्त के लिए है। 499 में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। दैट मीन्स आपके एग्जाम तक पूरी कंप्लीट जिम्मेदारी, कंप्लीट नोट्स, समय से पहले आपका रिवीजन, पैडागोजी की बेहतर समझ, और सब कुछ, बहुत सारी चीजें इसमें आपका इंक्लूड रहेगा। तो चलिए, इसके अलावा कोई आपका डाउट है, कोई समस्या है,
तो वो आप दोस्तों हमसे आप कह सकते हैं, अपना डाउट कवर करिए, जिसको जो भी पूछना हो। चलिए, किसी कोई अगर डाउट हो तो वो आप लोग कहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। एसएसटी को भूल गए बच्चा, आप एक ही कमेंट को एसएसटी कराएंगे। देखो बेटा, ऐसा है ना, वक्त के साथ में हर चीजें कराई जाती है ना, हर चीजें। अभी थोड़ा सा वक्त है, तो कोशिश करिए कि अभी आपका तो खैर सीटेट नहीं है, मैं आपका समझ रहा हूँ क्या समस्या है, वो मैं करा दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। काजल कह रही है कि थ्योरी का क्लास लिया करिए टॉपिक वाइज प्लीज। एक बात बताओ काजल, नाम आपका काजल है और काम आपका सारा खराब है। बेटा ये जो आप सोचो, अगर मैं थ्योरी क्लास लेकर आऊं, मान लो कोई टॉपिक लेकर आऊं, एक पियाजे वाला टॉपिक लेकर आऊं, 5 दिन पियाजे कराऊं, फिर अगले 5 दिन वाइगोत्स्की कराऊं, फिर अगले 5 दिन फ्रॉयड कराऊं, तो बेटा 20 दिन जब गुजर जाएगा ना, तो अगले दिन आप पियाजे को भूल चुकी होगी। तो मैंने बेस्ट तरीका क्या अपनाया कि रोज आपको 40 से 50 क्वेश्चन कराता हूं, सब एक एक क्वेश्चन अपने आप में टॉपिक रहता है। आप देखते हो कोई ऐसा टॉपिक बचता है, रोज रिवीजन कराता हूं। ये बेस्ट है, या फिर एक टॉपिक 4 दिन लाओ, फिर 4 दिन अलग लाओ, फिर 4 दिन अलग लाओ? तो उससे क्या होता है ना कि आप बहुत कमजोर हो जाओ। सबका अपना अपना तरीका है। चलो, आज तो काफी टाइम तक हम मतलब रुक गए आपके लिए। और कोई बात अगर पूछना हो तो बताओ, वरना फिर क्लास को एंड किया जाए। चलिए, फिर मिलेंगे कल दिन में 11 बजे, आपसे लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।